वह स्कूल से लेकर कॉलेज तक सिर्फ रिश्वत देकर ही पास होती आई थी, मगर इस बार उसका सामना अर्णव शुक्ला से हुआ था। जब सान्या ने अर्णव को पैसे देकर पेपर बताने की पेशकश की, तो उसने उसे थप्पड़ जड़ दिया और सान्या ने वहीं शोर मचा दिया कि अर्णव सर ने उसकी इज्जत पर हाथ डाला है। उसे लग रहा था अब तो अर्णव लंबी जेल काटेगा, मगर अर्णव ने उल्टा यह कह दिया कि वह सान्या से शादी करेगा। अर्णव ने जब दुल्हन बनी सान्या को एक झटके से अपने करीब खींचा तो वह घबराकर बोली, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए सर। ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे पास मत आइए। आप जानते नहीं हैं मुझे। मैं ये फ्लावर पॉट उठाकर आपके सिर पर मार दूंगी। घबराहट में वह कई कदम पीछे हटने लगी, लेकिन जितना वह उससे दूर भागती, वह उतना ही पास आता जा रहा था। 21 साल की सान्या दीवार से जा लगी, कांपते हाथों में फ्लावर पॉट थामे हुई थी, और सामने खड़ा शख्स और भी करीब आता चला जा रहा था। होठों में सिगरेट दबाए वह आगे बढ़ा और धुएं का गुब्बार लड़की के चेहरे पर छोड़ दिया। फिर जलती सिगरेट नीचे फेंककर अपने पैरों से मसल दी। गुस्से से भरी नजरों से उस सिगरेट को पैरों तले पिसते देख वह जोर से हंसा और बोला, जिस तरह सिगरेट को होठों से लगाकर बाद में पैरों तले को चला, ठीक वैसा ही तुम्हारा हाल होने वाला है स्वीट हार्ट। उसके लहजे में बात करते वक्त आंखों में साफ बदले की आग झलक रही थी। सान्या ने रोते हुए आखिरी बार धमकी दी, मैं आपके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी। मैं चिल्ला चिल्लाकर सबको बताऊंगी कि आपने मेरे साथ। इतना कहकर वह खामोश हो गई। आदमी माथे पर बल डालकर बोला, हाँ, क्या बताओगे पुलिस वालों को? सब कहेंगे पागल है यह। कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा। आज हमारी शादी हुई है और यह रात हमारी शादी की पहली रात है। मैं तुम्हारे करीब आकर तुमसे अपना हक वसूल करना चाहता हूं, तो इसमें गलत क्या है? पति का रिश्ता क्या होता है? यही तो होता है। जानती हो मैं तुम्हारे करीब क्यों आ रहा हूं? वजह सुनो मेरी जान। तुम्हें अपनी संगत में रंगकर ऐसे छोड़ना नहीं चाहता, वरना तुम जैसी लड़कियों को मैं छूना तो दूर, देखना भी गवारा नहीं करता। अगर मैंने तुम्हें यूं ही छोड़ दिया तो तुम्हें सजा कैसे मिलेगी? अब अपना रंग तुम्हें दिखाऊंगा, तब एहसास होगा। अब तुम पहले वाली अछूई सान्या नहीं रही, बल्कि अर्णव की उतरन बन चुकी हो, क्योंकि तुम्हें इस बिस्तर पर लाने के बाद इस लायक भी नहीं छोड़ूंगा कि तुम सर उठाकर कहीं जा सको। अपने मजबूत, सख्त हाथों से अर्णव ने सान्या का हाथ पकड़ा और उसे बिस्तर पर धक्का दे दिया। दुल्हन बनी सान्या तुरंत बेड की दूसरी तरफ से उतरकर भागने को हुई, मगर 33 वर्षीय अर्णव से आखिर कब तक भागती? वह उस समय को कोसने लगी जब उसने उस पर इल्जाम लगाया था। उसे लग रहा था शायद वह बदला ही लेगा, मगर उसके बनाए हुए प्लान का उल्टा असर उसी पर हो चुका था। वह बेड पर बैठते हुए सान्या का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच चुका था और वह उसके सीने से जा लगी थी। अब इतने आंसू बहाने का क्या फायदा? यह तो तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुमने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया था। क्यों? भूल गई कि अर्णव शुक्ला तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था, और अब जब मुझ पर उंगली उठाने की गलती की है तो उसकी सजा भुगतने को तैयार रहो। अपनी नफरतों के ऐसे निशान तुम्हारे वजूद पर लगाऊंगा कि उन निशानों से पूरी जिंदगी तुम्हें तकलीफ होगी। कहते कहते अर्णव ने उसके सिर पर जड़े सेठ दुपट्टे को झटका, जिसमें फंसी पिन खींचने पर सान्या को दर्द हुआ। उसने कसकर आंखें बंद कर ली। उसे पता था आज वह अर्णव की नफरत से किसी भी तरह बच नहीं पाएगी। वह उसके चेहरे पर छाए गुस्से और ठसक को देख रही थी। आपको शर्म आनी चाहिए। इस तरह आप अपना बदला एक मजबूर लड़की से ले रहे हैं। मजबूर? तुम मजबूर नहीं, चालबाज हो। अर्णव को फिर गुस्सा आया। मुझे दिल के साफ लोग पसंद हैं, तुम्हारे जैसे चालबाज नहीं। अब जब तुमने नफरत का रंग घोला है तो इस रंग में डूबना भी पड़ेगा। सान्या की खूबसूरती देखकर अर्णव का दिल एक पल को डगमगाया, लेकिन उसने खुद को रोका। उसका इरादा उसे डराने का था, उसके करीब जाने का नहीं, क्योंकि उसके अंदर लाख गुस्सा सही, पर वह इस तरह किसी औरत पर गुस्सा उतार कर खुद को बहादुर नहीं कह सकता था। लेकिन अगले ही पल जैसे अर्णव की जान निकल गई। उसे अपने कंधे पर एक चुभन का एहसास हुआ और वह चुभन बढ़ती चली गई। दर्द असह्य हो गया। दर्द की शिद्दत से उसने आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसकी पकड़ सान्या पर ढीली नहीं पड़ी। सान्या के हाथ में एक सेफ्टी पिन आ गई थी, जो शायद
उसके लहंगे को सेट करने के लिए लगी हुई थी और अब उसने वही पिन अर्णव के कंधे में बुरी तरह घुसा दी थी। जब दर्द सहना मुश्किल हुआ तो अर्णव ने अनायास अपना सिर सान्या के सीने पर टिकाया, मगर सान्या फिर भी बाज नहीं आई। वह उस पिन को भीतर की ओर और धकेलती गई, पर जिद्दी अर्णव उसे छोड़ने को राजी नहीं था और जब सान्या पीछे नहीं हटी तो अर्णव ने भी बदले में उसे सजा दी। एक चीख उसके होठों से निकली क्योंकि अर्णव ने उसका हाथ कसकर मरोड़ दिया। सान्या ने फौरन पिन निकाल दी। एक सुबह अर्णव आईने के सामने खड़ा बाल संवार रहा था। दिमाग में कई ख्याल उलझ रहे थे। उसे यूं ख्यालों में डूबा देख उसकी माँ सरला जी, जो लगातार उससे बातें कर रही थी, चुप हुई और पीछे आकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। अर्णव तुरंत ख्यालों की दुनिया से बाहर आया। माँ को पीछे खड़ा देखकर वह हैरान हुआ, फिर खुशी और हैरानी के साथ बोला, अरे माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? डॉक्टर ने आपको आराम करने को कहा है ना? आप बिस्तर से उठिए ही मत। किस लिए उठकर आई हैं? उनके हाथ में अर्णव की घड़ी थी और दूसरे हाथ में उनकी छड़ी। वह बोली, बेटा, क्या करूं? डॉक्टर तो बिना वजह ही कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अर्णव ने माँ को कंधों से थामकर बिस्तर पर बैठाया। उम्र के साथ उन्हें कई बीमारियां जकड़ चुकी थीं। हर वक्त हल्का बुखार और शरीर में दर्द रहता। डॉक्टर ने इलाज के बाद सख्त आराम की हिदायत दी थी, मगर अपने बेटे को खुद नाश्ता बनाते और घर की साफ सफाई करते देखकर वह भीतर ही भीतर परेशान हो जाती। उन्हें चैन नहीं आता कि बेटा बाहर 10 जगह दिमाग खपाकर आए और घर आकर फिर जिम्मेदारियां निभाए। कितनी बार वह अर्णव से कह चुकी थी, बेटा, अब तो शादी कर लो। अगर कोई लड़की पसंद है तो बताओ, मैं तुम्हारी शादी करा दूंगी, या फिर मुझे इजाजत दो, मैं रिश्ते वाली से बात करके तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ लूं। मगर ढूंढे भी तो कहाँ? जहां भी वह बेटे का रिश्ता लेकर जाती, सामने वाले पूछते, बेटा कितना पढ़ा लिखा है, नौकरी क्या करता है? और जब वह कहती कि अच्छी नौकरी है, कॉलेज में पढ़ाता है, तो लोग मुंह बना लेते, प्राइवेट पढ़ाता है, इतनी सी तनख्वाह में गुजारा कैसे होता होगा? आप तो बीमार रहती हैं, दवाइयों का खर्चा, फिर पत्नी के खर्चे कहाँ से पूरे करेगा? और घर, यह घर आपका अपना है? सरला जी हिचकिचाकर कहती, नहीं, यह भी किराए का घर है, लेकिन बहुत जल्द अर्णव अपना घर भी बना लेगा। मगर तब तक लड़की वालों का मन उखड़ चुका होता। यूं करते करते अर्णव की उम्र 33 साल हो चुकी थी और वह दिन रात अपने अच्छे समय का इंतजार कर रहा था, जबकि सरला जी की बीमारियों ने अब उन्हें बुरी तरह जकड़ लिया था। उसने माँ के माथे पर प्यार से हाथ फेरा। फिक्र मत करो माँ, हमारे भी अच्छे दिन आएंगे, हमारी जिंदगी में भी खुशियां आएंगी, बस चिंता मत करो। बहुत जल्द तुम्हारा बेटा तुम्हें खुशियां ही खुशियां देगा। वह माँ का हाथ थामकर नाश्ते की मेज पर लाया और प्यार से उन्हें कुर्सी पर बैठाया। आप बैठिए, मैं आपके और अपने लिए नाश्ता लेकर आता हूँ। नाश्ता पहले से बना था। वह जल्दी से कमरे में तैयार होने गया। प्लेटों में नाश्ता लगाया, फिर फैले हुए किचन पर नजर डाली। अब उसके पास इतना समय नहीं था कि किचन साफ करता। एक गहरी सांस लेकर खुद को रिलैक्स किया। कितनी बार सोचा था कि कोई काम वाली रख ले, लेकिन जेब इजाजत नहीं देती थी। माँ की दवाइयों पर ही काफी खर्च हो जाता, ऊपर से घर के बाकी खर्च। जितनी तनख्वाह थी सब वहीं निकल जाती। काम वाली अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसीलिए कॉलेज से थका हारा आकर घर के कामों में लग जाता। माँ को सख्त मना करके जाता कि आप किसी भी काम को हाथ ना लगाएं। हालांकि इसके बावजूद भी सरला जी हल्का फुल्का काम कर ही लेती, मगर भारी काम उनसे नहीं होता। कपड़े धोना, खाना बनाना, सब अर्णव को करना पड़ता। उसे पता था, अगर वह किचन यूं ही छोड़कर चला गया तो माँ जरूर उसे साफ करेंगी और वह बीमार माँ को परेशान नहीं करना चाहता था। इसलिए नाश्ते की प्लेटें किचन की टेबल पर रखकर उसने जल्दी से एप्रन पहना और गंदे बर्तन सिंक में भरने लगा। चूल्हे और स्लैब की सफाई के बाद वह बर्तनों की ओर मुड़ा। बाहर से सरला जी आवाज दे रही थी, अर्णव बेटा, कितना समय लगाओगे किचन में? अगर नाश्ता नहीं बना तो कोई बात नहीं, मैं दूध और ब्रेड खा लूंगी, तुम बाहर से कुछ खा लेना, कॉलेज के लिए देर मत करो। मगर अर्णव उन्हें तसल्ली देता हुआ बर्तन भी धोता रहा। फिक्र मत करें माँ, सब हो गया है, बस 2 मिनट में आया। जल्दी जल्दी बर्तन धोकर उसने एप्रन उतारी, प्लेटें उठाईं और बाहर आकर एक प्लेट माँ के सामने, एक अपनी तरफ रखकर कुर्सी पर बैठ गया। सरला जी ने अफसोस भरी नजर बेटे पर डाली। इतना हट्टा कट्टा
खूबसूरत जवान बेटा, क्या यूं परेशान अच्छा लगता है? बिल्कुल नहीं। ऊपर से उसकी उम्र भी निकलती जा रही थी। अगर यही हाल रहा तो शायद वह बेटे का घर कभी न बसा पाए। उन्होंने मन में ठान लिया कि कुछ ना कुछ करके अर्णव की शादी जरूर कराएंगी, ताकि कम से कम घर के कामों में तो मदद मिले। इतने में अर्णव नाश्ता कर चुका था। माँ, मैंने आपकी दवाई आपके कमरे की टेबल पर रख दी है। नाश्ता करके फौरन दवा ले लेना। यह कहकर वह घर से निकल गया। पिछले 2 महीनों से उसकी नौकरी छूट चुकी थी। वह बेरोजगार था, मगर उसने माँ को यह बात नहीं बताई थी। जितनी भी बचत थी, उससे वह माँ का इलाज करवा रहा था। कई कॉलेजों में वह इंटरव्यू दे चुका था, मगर कहीं जगह नहीं मिली। पहले से ही सारी सीटें भर चुकी थीं। आखिरकार थक हार कर उसने स्कूलों में इंटरव्यू देने शुरू किए। उसकी योग्यता देखकर एक स्कूल के प्रधानाचार्य ने उसे रख लिया, ताकि वह 10वीं कक्षा के लड़के लड़कियों को अंग्रेजी पढ़ा सके। वह समय से पहले ही स्कूल पहुंच गया। जैसे ही क्लासरूम में दाखिल हुआ, एक नरम नाजुक वजूद से टकरा गया। उस लड़की ने अर्णव के पूरे भीतर एक सनसनी सी दौड़ा दी। यह पहली बार था जब वह किसी लड़की से इस तरह टकराया। अगर वह उसे संभाल न लेता तो वह यकीनन जमीन पर गिर चुकी होती। इससे पहले किसी लड़की ने उसके इतना करीब आने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी ही कुछ ऐसी थी। रौबदार, 6 फीट का लंबा चौड़ा कद, मजबूत बॉडी, खिलता रंग, काले घने बाल और घनी मूंछों के साथ हल्का सा शेव, जो उसकी आभा को और दमदार बनाती थी। कई लड़कियां उसकी पर्सनालिटी से प्रभावित होकर उसके करीब आने की कोशिश करती, मगर उसकी आंखों के भाव उन्हें कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर देते। यह पहली बार था जब एक जवान, हसीन लड़की उससे टकराई थी। लड़की अब खुद ही उसकी बाहों से निकलकर खड़ी हो गई। अर्णव ने सिर उठाकर देखा। गुलाबी रंगत लिए खूबसूरत लड़की सामने खड़ी थी। अगले ही पल उसने घूरकर अर्णव को देखा और बिना सोचे समझे कहा, दिखाई नहीं देता क्या? एक 5 फुट 5 इंच की लड़की सामने से चली आ रही है। आपको पता है मुझे कितनी चोट लगी है? वह कुछ बोलने को हुआ, मगर लड़की की चलती जुबान ने उसे बोलने नहीं दिया। यह जो चश्मा आंखों पर लगाए हुए हैं, लगता है इसका नंबर बढ़ चुका है। बेहतर होगा पहले जाकर अपना चश्मा बदलवा लीजिए। फिर बोली, यह पानी की बोतल देख रहे हैं जो आपकी टक्कर से टूट गई है? जर्मनी से मेरे मामा लेकर आए थे मेरे लिए। उसकी बदजुबानी पर अर्णव को तेज गुस्सा आया। वह कहीं से भी 10वीं की छात्रा नहीं लग रही थी। उम्र में बड़ी लगती, मानो एक एक कक्षा 2-2 बार पढ़ी हो। ऊपर से पूरा मेकअप, खुले बाल और यूनिफॉर्म इतनी तंग पहनी जैसे कोई फिटनेस शो हो रहा हो। तमीज से बात करो, सर हूं मैं तुम्हारा, अंग्रेजी पढ़ाने आया हूं। उसे लगा यह सुनकर लड़की शर्मिंदा होगी और माफी मांगेगी, मगर वह लटें उछालकर बोली, हाँ तो मैं क्या करूं? आपके पैरों में गिर जाऊं या माफी मांगूं? भूल जाइए, मैं कुछ नहीं करने वाली। पहली बात तो गलती मेरी थी ही नहीं। आप खुद सामने से टकराए, और अगर गलती मेरी होती भी तब भी मैं माफी नहीं मांगती। जानते भी हो मैं कौन हूं? इस स्कूल के मालिक की बेटी हूं। इस स्कूल को फंड देने वाला मेरा पिता है। अब हटी रास्ते से। सारे छात्र छात्राएं चुपचाप सर झुकाए यह सब देख रहे थे। कुछ के चेहरे पर हैरानी, कुछ पर अफसोस और कुछ के चेहरों पर दबी दबी मुस्कान थी। अर्णव ने पूरी क्लास पर नजर डाली। उसे अपनी बेइज्जती महसूस हुई। उसका जी चाहा अभी खड़े खड़े इस लड़की को इतनी खरी खरी सुनाए कि इसकी अक्ल ठिकाने आ जाए और नौकरी को लात मारकर चला जाए, मगर मजबूरी थी। उसके पास इस नौकरी के अलावा कोई चारा नहीं। जितनी बचत थी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। अगर नौकरी छोड़ता तो माँ का इलाज कैसे करवाता? इसलिए उसने गुस्सा भीतर ही भीतर पी लिया। अर्णव पहले भी कॉलेज में पढ़ा चुका था, मगर आज तक किसी बच्चे की हिम्मत नहीं हुई कि उसके सामने आंखें तक उठा सके। दिल तो यही चाहता था कि 2 थप्पड़ इस लड़की के गाल पर जड़ दे, लेकिन आज स्कूल में उसका पहला दिन था। वह कोई तमाशा बनाकर नौकरी नहीं खोना चाहता था। उसने बाकी बच्चों से परिचय लिया और पढ़ाना शुरू किया। सामने बैठी सान्या कपूर च्युइंगम चबाने लगी, बुलबुले बनाकर फोड़ने लगी। बार बार क्लास डिस्टर्ब हो रही थी। उसे यूं करते देख उसकी सहेली ने रोका, क्या कर रही हो यार? देखो तो, सर कितने गुस्से वाले लग रहे हैं। कहीं इन्होंने तुम्हें पकड़कर मुर्गा बना दिया तो?
वह अगली ही पल मुंह खोलकर हंसी। इसके बाप में भी हिम्मत नहीं कि मुझे सजा दे। अपने पापा से कहकर इसे दर दर की ठोकरें न खिलवा दूं तो मेरा नाम भी सान्या कपूर नहीं। उसे यूं उपद्रव करते देख अर्णव पलटा। खड़ी हो जाओ अपनी सीट पर। क्या तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई? क्लास में बैठने के मैनर्स नहीं पता? बाकी छात्रों को देखो और खुद को देखो। अपना हुलिया, यूनिफॉर्म, कहीं से भी तुम स्टूडेंट नहीं लग रही, जैसे कोई मॉडलिंग करनी हो। वह उसके होठों की ओर देखता बोला, उतारो अपने होठों की लिपस्टिक और बाल बांधो। वह एक झटके से खड़ी हुई, पूरी क्लास पर नजर दौड़ाई। छात्र हल्की मुस्कान के साथ उसे देख रहे थे और उसे अपनी बेइज्जती महसूस हुई। वह चलते हुए अर्णव के सामने आ खड़ी हुई, दोनों हाथ सीने पर बांधकर च्युइंगम तेजी से चबाने लगी। शरारती लहजे में बोली, क्यों सर, मेरी लिपस्टिक आपको क्या कह रही है? कहीं डर तो नहीं लग रहा कि मेरे होंठ देखकर आपका दिल मचल जाएगा? और मेरे कपड़े पहनने के स्टाइल से आपको क्या तकलीफ है? मैं जैसे चाहूं वैसे पहनूंगी। मुझे तो लगता है आप मेरी खूबसूरती देखकर बहक गए हैं और आपका मन पढ़ाने में नहीं लग रहा, इसीलिए आप मुझे ये सब कह रहे हैं। उसकी बात सुन पीछे बैठे छात्र हैरान हुए, मगर अर्णव के सब्र का बांध टूट गया। उसने गुस्से में किताब टेबल पर पटक दी और उसके चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया। पूरी क्लास में सन्नाटा। आज तक अर्णव ने किसी लड़की पर हाथ नहीं उठाया था। वह तो औरतों की इज्जत करने वाला था, लेकिन जो यह लड़की कह रही थी, उसे सजा देना जरूरी था। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपनी उम्र देखो, अपनी बातें सुनो। तुम जैसी लड़कियों के बारे में ही कहा जाता है, एक मछली गंदी हो तो पूरा तालाब गंदा हो जाता है। तुम्हारी वजह से पूरी क्लास खराब हो रही है। जानते हो इन बच्चों के लिए यह समय कितना कीमती है और तुम उन्हें पढ़ाई से डिस्टर्ब कर रही हो और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। वह लड़की एक झटके से बाहर निकल पाती, उससे पहले अर्णव ने उसका हाथ पकड़कर सीधे प्रधानाचार्य के ऑफिस में ले जाकर जोर से धक्का दिया। वह नीचे गिरते गिरते बची, मगर जल्दी संभल गई। आपने बहुत गलत किया है। इस तरह बदतमीजी से पेश आकर आपको इसकी सख्त सजा मिलेगी। सान्या की आंखों से गुस्से की लपटें निकल रही थीं। आज तक किसी टीचर की हिम्मत नहीं हुई थी कि वह उसके मुंह लग सके। अर्णव पहला इंसान था जिसने उसके गाल पर ना सिर्फ थप्पड़ रखा, बल्कि उसे खींचता हुआ ऑफिस में भी ले आया। ऑफिस फिलहाल खाली था। अर्णव कुछ बोलने ही वाला था कि तभी प्रधानाचार्य भीतर आते दिखे। ऑफिस में सान्या को देख वह पल भर को हैरान हुए, फिर अर्णव की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। अर्णव कुछ कहता उससे पहले ही सान्या ने गुस्से में टेबल पर रखी फाइलें, लैपटॉप और बाकी चीजें उठाकर जमीन पर पटक दी। वह चिल्लाई, यह कैसा टीचर रखा है आपने? इस 2 टके के बंदे ने मुझ पर हाथ उठाया है। समझ रहे हैं आप? इसने सान्या कपूर पर हाथ उठाया है। ये होता कौन है? वह बिफरी। मैं चाहूं तो इसके साथ जो चाहूं करूं, क्लास में जो चाहूं करूं, या इसे जितना चाहूं तंग करूं। क्या आपने इसे बताया नहीं कि जिस क्लास में यह लेक्चर देने आता है वहां मैं मौजूद हूं? अर्णव का दिमाग घूम गया। प्रधानाचार्य भी उसके सामने पसीने से तर हो गए। घबराकर बोले, सान्या बेटा, कोई बात नहीं। ये यहाँ नए आए हैं, तुम्हारे टीचर हैं। तुम्हें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हर किसी का मिजाज ऐसा नहीं होता कि वह तुम्हारे मजाक को सह ले। मैं इन्हें समझा दूंगा। आगे से यह तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। वह अर्णव को नजरअंदाज करती हुई बोलती रही, इसे समझा दीजिए। अगर इसने फिर मुझ पर हाथ उठाया तो इसका हाथ फिर कभी सही जगह नहीं रहेगा। यह कहकर वह पैर पटकती बाहर निकल गई। अर्णव हक्का बक्का रह गया। उसे लगा था प्रधानाचार्य सान्या को सख्त सजा देंगे, मगर यहाँ तो वह खुद उसके सामने पसीने पसीने हो गए। प्रधानाचार्य समझाने लगे, बेटा, इस लड़की को कुछ मत कहना। इससे उलझना मतलब खुद को तबाह करना। तुमसे पहले भी एक टीचर ने इसे जरा सा डांटा था और इसने ऐसा हंगामा किया कि बेचारी की नौकरी चली गई। फिर अपने बाप से कहकर उसकी कहीं और भी नौकरी नहीं लगने दी। यहाँ तक कि बेचारी ने इसके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी। तब कहीं जाकर उसे दोबारा रखने की बात हुई, मगर वह खुददार थी, लौटकर नहीं आई और दूसरे कॉलेज चली गई। अर्णव आंखें फाड़े सुन रहा था। यकीन नहीं हो रहा था कि एक छटांक भर की लड़की इतनी बदतमीज और मुंहफट हो सकती है। प्रधानाचार्य बोले, जो हो रहा है होने दो। तुम बस बाकी बच्चों को पढ़ाओ। यह बिगड़े बाप की बिगड़ी औलाद है, और औलाद भी ऐसी जो अपने बाप की जान है।
इसका बाप इसकी आंख में एक आंसू भी नहीं देख सकता। यह मत हो कि वह तुमसे दुश्मनी मोल ले। अर्णव के लिए यह नौकरी बहुत जरूरी थी। जरूरत ना होती तो कब का छोड़ चुका होता, मगर मजबूरी थी। उसने सिर हिलाया और क्लास में लौट आया। अब सान्या वहां नहीं थी। उसने सुकून से बाकी पीरियड पढ़ाया, लेकिन कहीं ना कहीं सान्या का व्यवहार उसके दिमाग में चुभ कर बैठ चुका था। लाख कोशिशों के बावजूद वह गुस्से पर काबू नहीं पा रहा था। दिल होता कि उस बदतमीज लड़की को तुरंत सबक सिखा दे। घर पहुंचा तो दिमाग गुस्से से भरा था, मगर मां पर जाहिर नहीं होने दिया। उधर सान्या के भीतर भी आग भड़क चुकी थी। घर जाकर वह बार बार अपने गाल को सहलाती रही। अर्णव सर, मैं इतनी आसानी से आपको छोड़ने वाली नहीं। आपने मुझ पर हाथ उठाया। अब देखना, आपको इतना तंग करूंगी कि या तो आप स्कूल छोड़कर भाग जाओगे या फिर मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगोगे। कहते हुए उसने पास रखा फ्लावर पॉट शीशे पर दे मारा। तेज आवाज पर उसका बाप विक्रम कपूर कमरे में आया। क्या हुआ बेटा? ठीक तो हो? आज किस बात पर गुस्सा है मेरी जान को? किसी ने कुछ कहा? बताओ, मैं उसे सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगा। सान्या ने लाड से पापा के सीने पर सिर रख दिया। ऐसा कुछ नहीं है पापा, बस मुझे ये शीशा अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए तोड़ दिया। उसने बात घुमा दी, क्योंकि वह अर्णव से अपने तरीके से बदला लेना चाहती थी। इसके बाद उसने इसे अपनी आदत बना लिया। कभी बोर्ड पर जानबूझकर चौक फेंकती, कभी जोर जोर से हंसती, कभी रास्ते में टांग अड़ाकर गिराने की कोशिश करती, कभी क्लास में अर्णव की एक्टिंग करती। एक बार तो हद कर दी। कैंटीन से निकलते वक्त उसके हाथ में जूस का गिलास था। सामने से आते अर्णव को देखकर उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आई, और जैसे ही वह पास से गुजरा, उसने जूस का गिलास उसके मुंह पर उछाल दिया। आंखों में नफरत भरी चमक लिए वह सामने आई। सॉरी सर, गलती से जूस आप पर गिर गया, मुझे माफ कर दीजिए, जानबूझकर मासूम बनते हुए बोली। अर्णव गुस्से से मुट्ठियां भींचे खड़ा रह गया। वह कुछ कहता, उससे पहले ही उसका साथी शिक्षक संदीप उसे कैंटीन में खींच ले गया। अर्णव, प्रिंसिपल सर ने समझाया है ना, इस लड़की से दूर रहा करो, मुंह मत लगना, यह जानबूझकर उकसाती है। अर्णव बेसिन पर झुककर मुंह धोते हुए बोला। मुझे अफसोस होता है ऐसे माँ बाप पर जो अपनी औलाद को जानबूझकर खाई में धकेल देते हैं। क्या भविष्य है इस लड़की का? अफसोस इस लड़की पर नहीं, उसके माँ बाप पर हो रहा है। इसके बाद भी सान्या उसे हर तरह से तंग करने की कोशिश करती रही, लेकिन अर्णव उसे पूरी तरह नजरअंदाज करता रहा। इसी बीच परीक्षाएं शुरू हो चुकी थीं। सान्या 2 बार फेल हो चुकी थी। पढ़ाई में उसका कोई खास रुझान नहीं था, बस औपचारिकता पूरी करने के लिए स्कूल आती थी। पिछले 2 साल से वह रिश्वत देकर ही पास होती आई थी। इस बार भी जब पेपर शुरू हुए तो वह सीधे स्टाफ रूम में चली आई। उस समय वहां कोई और शिक्षक मौजूद नहीं था। छुट्टी के बाद का समय था। प्रश्नपत्र बनाते हुए अर्णव के सामने जाकर बैठ गई। अर्णव ने उसे ऐसे चुपचाप बैठा देखा तो हैरान हुआ। आज वह इतनी खामोशी से क्यों बैठी है? उसने उसे नजरअंदाज करते हुए दोबारा पेपर बनाना शुरू किया तो सान्या ने खुद ही बात शुरू की। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो, क्या कहना है? उसने सामान्य स्वर में कहा। वह तुरंत बोली, मैं पास होना चाहती हूँ। अर्णव ने कहा, अच्छा, तो जाकर पढ़ाई करो। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनकी दिशा बता देता हूँ। पेपर उन्हीं में से आएगा। उसे खुशी हुई कि शायद उसके अंदर भी कुछ कर दिखाने की लगन जागी है, मगर वह बोल पड़ी, नहीं सर, मैं चाहती हूँ कि आप जो सवाल पेपर में देंगे वह मुझे बता दें, या फिर अगर मैं पेपर खाली भी छोड़ दूं तो आप नंबर देकर मुझे पास कर देना। बताइए, कौन सा ऑप्शन चुनेंगे आप? वह ठोड़ी पर हाथ टिकाए टांग पर टांग चढ़ाए बैठी थी। यह सुनकर अर्णव के माथे पर बल पड़ गए। उसने अफसोस से उस बिगड़ैल लड़की को देखा। उसे लगा था शायद वह सुधर चुकी है, लेकिन नहीं, वह सुधरने वालों में से नहीं थी। उससे पहले कि वह कुछ कहता, सान्या मुस्कुराकर बोली, 2 लाख, 3 लाख, एक पेपर पास कराने के कितने पैसे लोगे? अर्णव तपाक से बोला, इतने ही फालतू पैसे अगर तुम्हारे बाप के पास हैं तो उन पैसों को मिलाकर अपने दिमाग की सर्जरी क्यों नहीं करवा लेती, जो पूरी तरह से खराब हो चुका है। जो बात तुम कहने आई हो वो मैं मरकर भी नहीं मानूंगा। अब जाओ यहां से, मेरा दिमाग खराब मत करो। मुझे नोट्स चेक करने हैं
उसके बाद पेपर भी बनाना है। खुद को इस तरह नजरअंदाज होता देख सान्या गुस्से से बोली, सर, आप ये ठीक नहीं कर रहे। आपको पता है, मुझे बदतमीज लोग पसंद नहीं। इसलिए चुपचाप बताइए, मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं आपको धमकी दूं। इतना सुनते ही अर्णव को गुस्सा आ गया। तुम यहाँ से जाओगी या फिर एक और थप्पड़ तुम्हारे दूसरे गाल पर रखूं? सान्या यह सुनकर गुस्से में उठ खड़ी हुई। धीरे धीरे चलते हुए वह अर्णव के पास आकर खड़ी हो गई। अर्णव, जो कुर्सी पर बैठा था, उसे इतना करीब खड़ा देखकर एक पल को हड़बड़ा गया और कुर्सी से खड़ा हुआ। देखो, ऑफिस से बाहर जाओ और मेरा दिमाग खराब मत करो। यह काम मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। सान्या के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। वह थोड़ी और करीब आई, इतनी कि उसके शरीर से उठती खुशबू अर्णव की नाक तक साफ पहुंच रही थी। वह एकदम पीछे हटा, मगर वह कड़क आवाज में बोली, चुपचाप मुझे पेपर में पास कर देना, वरना मैं तुम पर ऐसा आरोप लगाऊंगी कि पूरी दुनिया के सामने बदनाम हो जाओगे। अर्णव उसकी बात पर जोर से हंसा। बच्ची हो, बच्ची बनकर रहो। अब यह धमकियां देना बंद करो, जाकर पढ़ाई करो। पास करने लायक हुई तो पास कर दूंगा। अगले ही पल उसने अर्णव की गोद से सारे कागज खींचकर फाड़ना शुरू कर दिए। इतनी मेहनत से वह नोट्स तैयार कर रहा था। अपनी मेहनत बर्बाद होते देख उसे गुस्सा आ गया। उसने सान्या को गर्दन से पकड़ा, दीवार से लगा दिया और गले से जकड़कर ऊपर उठा लिया। उसके पैर जमीन से ऊपर थे। अर्णव गरजा, समझती क्या हो खुद को? क्या मैं तुम्हारा खरीदा हुआ गुलाम हूं? अब मेरी नजरों से दूर हो जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वह उससे झटक कर छोड़ चुका था। अचानक हुए इस वार से सान्या डर गई, मगर छोड़ते ही वह आग बबूला हो उठी। आपकी इतनी हिम्मत कि आपने मुझे तकलीफ पहुंचाई। अब देखना मैं क्या करती हूँ। अगले ही पल वह चीखने लगी, बचाओ, बचाओ सर अर्णव, प्लीज छोड़ो मुझे। मेरे साथ कुछ मत करो। मुझे हाथ मत लगाओ। मुझे खराब मत करो। छोड़ो मुझे सर, प्लीज ऐसा मत करो। चीखते चिल्लाते हुए उसने अपनी यूनिफॉर्म कई जगह से खुद ही फाड़ ली। अपनी हालत बिगाड़कर वह अर्णव के करीब आई और उस पर गिर पड़ी। अर्णव ने झटके से उसे खुद से अलग करने की कोशिश की। वह इस अचानक की आफत से हड़बड़ा गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सान्या इस हद तक जा सकती है। वह उसे दूर करता रहा। तब तक प्रधानाचार्य, चौकीदार, बाकी शिक्षक और बच्चे वहां पहुंच चुके थे। सान्या चिल्ला रही थी, सर ने मुझ पर हमला किया। उन्होंने मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। वह खुद को ढकने की कोशिश करती। जैसे ही एक महिला शिक्षक आई, उनके पीछे छुप गई। उसकी हालत देख सबको यही लगा कि वाकई कुछ गलत हुआ है। सान्या को देखकर प्रधानाचार्य भी गुस्से में आ गए। उन्होंने अर्णव के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बाकियों की निगाहें अफसोस और हैरानी से अर्णव पर थीं। किसी को उससे यह उम्मीद नहीं थी, मगर आंखों देखी बात झुठलाई भी नहीं जा सकती थी। थप्पड़ खाकर अर्णव हैरान रह गया। उसे लगा था कि शायद प्रधानाचार्य उसकी बात पर यकीन कर लेंगे, क्योंकि वह सान्या को जानते थे। उसने कहा, यह लड़की झूठ बोल रही है। सर, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। टीचर हूं मैं तुम्हारा। तुम मुझ पर इतना गंदा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? सच कह रहा हूं सर। यह रिश्वत की बात कर रही थी। कह रही थी कि इसे पेपर में ऐसे ही पास कर दूं। जब मैंने इनकार किया तो यह गंदे हथकंडे अपनाने लगी। आप नहीं जानते यह लड़की कितनी चालाक है। मैं ऐसी हरकत के बारे में सोच भी नहीं सकता। मगर जो हालात वह खुद बना चुकी थी, उसे देखकर लोग अपनी आंखों को झुठला नहीं सकते थे। अर्णव को पकड़कर प्रधानाचार्य के ऑफिस में ले जाया गया। सर, आपको भी मुझ पर विश्वास नहीं? उसने दुख से पूछा। प्रधानाचार्य बोले, मुझे तुम पर यकीन है अर्णव, मगर सान्या की हालत को भी झुठला नहीं सकते। और फिर वह डराने लगे। तुम जानते हो सान्या का बाप क्या करेगा? तुम्हें तबाह बर्बाद कर देगा। साथ ही स्कूल की साख का क्या होगा, मैं बता नहीं सकता। उधर सान्या रोते हुए ड्राइवर के साथ सीधे घर चली गई और घर जाकर भी रोते हुए अपने पिता के सामने यही कहा कि सर ने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। उधर अर्णव अभी तक ऑफिस में ही था जब सान्या का बाप विक्रम कपूर आंधी तूफान की तरह ऑफिस में घुसा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? मैं तुम्हारी नस्लें उजाड़ दूंगा, तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। अर्णव के भीतर गुस्सा लावा बन चुका था। उसने बड़े बड़े लोगों को हैंडल किया था, मगर इस छटाक भर की लड़की ने उसकी नाक में दम कर रखा था। इतनी शातिर कि इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया।
उसने मन ही मन ठान लिया, वह इसे सबक सिखाएगा, इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। एक गहरी सांस लेकर उसने सामने खड़े व्यक्ति को देखा। विक्रम कपूर गरजा, तुमने मेरी बेटी के साथ जो हरकत की है, उसकी कीमत बहुत महंगी चुकाओगे। विक्रम कपूर शहर का जाना माना बिजनेसमैन था। खबर तुरंत ही मीडिया चैनलों पर फैलने लगी। सान्या सोच रही थी, अब तो अर्णव को थाने ले जाकर उसकी अच्छी खासी पिटाई होगी, मगर यहाँ तो उसके अपने बाप की इज्जत पर बात आ गई। अब वह भी परेशान हो चुकी थी। हर कोई उनके घर के बाहर कैमरे लेकर पहुंच चुका था। यह सब कैसे हुआ? अब आप इस व्यक्ति को क्या सजा देंगे? पुलिस को बुलाकर अर्णव को गिरफ्तार करने से पहले ही अर्णव खुद विक्रम कपूर के सामने आ खड़ा हुआ। विक्रम गुस्से से आग बबूला था। उसकी वजह से उसकी और उसकी बेटी की बदनामी हो रही थी और वह यूं सामने आ गया। अर्णव ने कहा, शांत हो जाइए कपूर साहब, जो होना था हो चुका, अब उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी बेटी मुझे पसंद करती है, वह मुझ पर अपना दिल हार चुकी है, मगर हमारी उम्र में काफी फर्क है, तो मैंने साफ मना कर दिया। तुम अमीर बाप की बेटी हो और मुझसे उम्र में काफी छोटी भी। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी की शुरुआत नहीं कर सकता। तुमने हमेशा ऐशो आराम में जिंदगी गुजारी है, तुम्हारे खर्चे मैं नहीं उठा पाऊंगा। आपकी बेटी को ना सुनने की आदत नहीं, आपने ही उसकी परवरिश उस तरीके से की है। जब मैंने मना किया तो उसने मुझ पर इल्जाम लगा दिया। वह आगे बोला, अगर आप मुझे पुलिस के हवाले करेंगे तो आप भी जानते हैं, आपकी बेटी से कोई शादी करने को तैयार नहीं होगा। इज्जत तो वह वैसे ही गंवा चुकी मानी जाएगी, मेरे अलावा अब उसे कोई नहीं अपनाएगा। इसलिए बेहतर है कि आप मेरी और सान्या की शादी कर दीजिए। विक्रम कपूर भावुक फैसले लेने वालों में से थे, मगर अपने बिजनेस और इज्जत से बहुत मोहब्बत रखते थे। सालों की कमाई की इज्जत वह बेटी की नादानी में खोना नहीं चाहते थे। कुछ देर वह चुप रहे, फिर गहरी सांस ली और मीडिया के सामने यह खबर फैला दी कि यह सिर्फ एक साजिश थी, मेरे दुश्मनों ने मेरी बेटी की इज्जत खराब करने के लिए फैलाया। अर्णव तो मेरे बचपन के दोस्त का बेटा है और मेरी बेटी का मंगेतर भी। बहुत जल्द मैं इन दोनों की शादी कराने वाला हूँ। जो सान्या सोच रही थी कि अब अर्णव को थाने में ले जाकर उसकी पिटाई होगी, जब उसने अपने पिता का बयान सुना तो आग बबूला हो गई। जैसे ही पिता घर आए, वह गुस्से से नीचे आई। पापा, आप क्या कर रहे हैं? मैं कभी उससे शादी नहीं करूंगी। जानते भी हैं वह कैसा इंसान है, एक नंबर का बदतमीज। ऊपर से इतना गरीब कि 2 टके की नौकरी से खर्चा चलाता है। वह भला मेरे खर्चे और मेरे शौक कैसे पूरे करेगा? मैं मरकर भी उस फटीचर से शादी नहीं करूंगी। मगर उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। विक्रम कपूर बोले, बंद करो ये ड्रामा, मेरा खून हो तुम। अच्छे से जानता हूं तुम्हें, यह तुम्हारी माँ की ही शाह है कि आज यूं हमारी इज्जत नीलाम कर रही हो। मुझे पहले से पता था तुमने ही अर्णव के साथ बदतमीजी की होगी, वरना उस लड़के को मैंने एक नजर में पहचान लिया था कि वह इस टाइप का नहीं है। मगर मैं तुम्हारे प्यार में अंधा था। तुम्हारे कहने पर उसे इतनी बुरी बातें सुनाई और पुलिस में देने का सोच रहा था, लेकिन अब और नहीं, तुम्हारी वजह से मैं अपने बिजनेस और इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगा। वह फिर भी ऊंची आवाज में बोली, मैं मर जाऊंगी मगर उससे शादी नहीं करूंगी, वह मेरे बराबर नहीं है। आप बाप हैं या मेरे दुश्मन, आप जैसे बाप से तो अच्छा मैं बिना बाप की होती। बेटी का यह अक्खड़ और बदतमीज अंदाज देखकर विक्रम का हाथ दिल पर चला गया। गलती की तड़प भीतर उठी। काश उन्होंने उसे शुरुआत से इतनी डील ना दी होती तो आज यह नौबत ना आती। तेज दर्द की एक लहर उठी और वे अचानक जमीन पर गिर पड़े। पिता को गिरते देख सान्या भी हड़बड़ा गई। तुरंत उन्हें उठाने लगी। पापा, पापा आंखें खोलिए, क्या हो गया आपको? चीख सुन घर वाले जमा हो गए। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, इन्हें हार्ट अटैक आया है। समय पर न लाए होते तो मामला बिगड़ सकता था। रोती हुई सान्या उनके पास गई। विक्रम ने बस इतना कहा, अगर तुम अर्णव से शादी करती हो तभी मेरी बेटी कहलाओगी, वरना मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। समझो, तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए मर गया। उस वक्त सान्या पछताने लगी, उस गंदे इल्जाम के बारे में सोचकर जो उसने अर्णव पर लगाया था। उसने रोते हुए शादी के लिए हाँ कर दी। यह सुनकर विक्रम के दिल को सुकून मिला। उन्हें यकीन था कि अर्णव जैसा इंसान उनकी बिगड़ी हुई बेटी को लाइन पर ला सकता है। विक्रम के बुलाने पर अर्णव भी अस्पताल आया। सान्या, जो पिता का हाथ थामे सिरहाने बैठी थी,
उसने अर्णव को नफरत भरी नजर से देखा। अर्णव ने उसे नजरअंदाज किया और विक्रम के सामने आकर खड़ा हो गया। विक्रम बोले, मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करने को तैयार हूं। तुम जब चाहो बारात लेकर आ सकते हो। यह सुनकर सान्या ने दुख से आंखें बंद कर ली। उसका बस चलता तो या खुद को खत्म कर लेती या सामने खड़े इस इंसान को। वे घर वापस आ चुके थे। उधर अर्णव भी अपने घर पहुंचा तो एक गहरी सांस लेकर उसने माँ को बताया कि वह शादी करना चाहता है। सरला जी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ी, मगर जब अर्णव ने पूरी बात बताई, स्कूल, इल्जाम, मीडिया, तो उनका चेहरा उदास पड़ गया। बेटा, तू ऐसी लड़की से शादी कैसे कर सकता है जिसने पहले तेरी इज्जत नहीं की? शादी के बाद क्या करेगी? अर्णव ने शांत स्वर में समझाया। इज्जत करना तो अब उसे सीखनी ही होगी माँ। देख लेना कैसे सुधरती है। मुझे पता है उसे लाइन पर कैसे लाना है। कुछ ही दिनों बाद अर्णव और सान्या की शादी हो गई। विदाई के समय दहेज में एक बंगला, कार और अपनी कंपनी में नौकरी का ऑफर भी दिया गया। वे जानते थे कि उनकी बेटी उस मिडिल क्लास घर में रह नहीं पाएगी, मगर अर्णव ने हर चीज लेने से साफ इनकार कर दिया। मैं आपकी बेटी को ब्याह कर ले जा रहा हूँ। मुझे आपके माल दौलत या नौकरी की जरूरत नहीं। सान्या मुझसे प्यार करती है और वह वहीं रहेगी जहां मैं रहता हूँ। यह कहकर अर्णव ने सान्या का नाजुक हाथ अपने हाथ में इतनी मजबूती से थामा कि वह सिसक उठी। उसके मन में सिहरन दौड़ गई। अब इस घर में पहुंचकर अर्णव उसके साथ कैसा बर्ताव करेगा? वह विदा होकर अर्णव के साथ कार में बैठी। जैसे ही अर्णव पास आकर बैठा, वह मुंह बनाकर उससे दूर हटने लगी। वह यही सोच रही थी, शायद जैसे स्कूल में दबाव बनाता था, वैसे ही अब उसे अपने दबाव में रखेगा। मगर एक झटके में उसने उसे अपने गले से खींच लिया, कमर से पकड़कर करीब कर लिया। अगर तुमने जरा सी भी होशियारी दिखाई या मेरे आदेश की अवहेलना की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अभी बहुत हिसाब बाकी हैं। सान्या की बची कुची हिम्मत भी जैसे खत्म हो गई। दिल ही दिल में खुद को कोसने लगी। क्यों उसने अर्णव से पंगा लिया? रुखसत होकर जब वह घर पहुंची तो देखा जितना उसके बंगले का लॉन था, उससे भी छोटा यह पूरा घर था। छोटा सा आंगन, सिर्फ 2 कमरे, एक तरफ रसोई और बस। अंदर आते ही उसके मुंह से निकला, मैं यहाँ कैसे रहूंगी? इतनी छोटी जगह में तो मेरा दम घुट जाएगा। सरला जी ने प्यार से कहा, बेटी चिंता मत करो, मेरा बेटा बहुत मेहनती है। मुझे पूरी उम्मीद है एक दिन तरक्की करेगा और तुम्हें बड़ा घर दिलाएगा। सान्या मुंह सिकोड़ते हुए उस कमरे में चली गई जहां ऐसी नहीं, सिर्फ पंखा था। पर असली मुश्किल तो अभी बाकी थी। कहाँ 21 साल की नाजुक सान्या, कहाँ 33 साल का अर्णव, जिस्म से ताकतवर। जैसे ही अर्णव कमरे में आया, वह डर गई। अर्णव के मन में भी ठान थी, आज उसे सबक सिखाएगा। वह बोला, बहुत शौक था ना अपने साथ वह सब करवाने का जिसका ढोंग तुमने रचा था। आज बताएगा तुम्हें अर्णव, तब लड़की कैसी महसूस करती है। वह उसके पास आया और एक झटके में सान्या कांपने लगी। नहीं, प्लीज सर, प्लीज अर्णव, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझ पर रहम कीजिए। अर्णव उसकी ओर बढ़ा। इरादा उसे चोट पहुंचाने का नहीं था, मगर गुस्सा उसके दिमाग पर सवार था। फिर जैसे ही उसकी खूबसूरती खुलकर सामने आई, उसका ध्यान भटक गया। याद रहा सिर्फ इतना कि सामने बैठी लड़की उसकी पत्नी है, उसका जायज रिश्ता है और आज उनकी पहली रात है। वह इस खूबसूरत रात को अपने तरीके से महसूस करना चाहता था। शुरुआत में सान्या सिसक रही थी, कांप रही थी, उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। एक पल को अर्णव को उस पर रहम आया, अगले ही पल उसे अपनी बेइज्जती याद आई, वो अहम जो उसने बड़े जतन से कमाया था। फिर भी जब उसकी आंखों से आंसू लगातार बहे, अर्णव का दिल पिघला। उसकी सख्ती अचानक नरमी में बदल गई। सान्या ने चौकन्नी होकर उसकी तरफ देखा। ऐसे मत देखो, तुम्हारी मोहब्बत में पागल नहीं हूं मैं, और न ही मुझे तुम पर रहम आया है। उसने धीमे पर ठहरे हुए स्वर में कहा, बस इतना समझ लो, गुस्से में तुम्हारे करीब आना और तुम्हें महसूस करना, उसमें कोई मजा नहीं। जो बात प्यार से इस रिश्ते को बनाने में है, वह नफरत में नहीं। यह सुनना ही सान्या के लिए बहुत था। उसके दिल की धड़कन सामान्य होने लगी। फिर अर्णव ने बहुत नरमी से उसे गले लगा लिया और वह धीरे धीरे उसकी संगत में डूबती चली गई। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली
तो 11 बज चुके थे। सरला जी ने उसे जगाया भी नहीं था। उठते ही उसे पूरे बदन में दर्द महसूस हुआ। पिछली रात के पल याद आए। शुरुआत का गुस्सा, फिर नरमी, और वही याद उसे फिर से तड़पा गई। उसने आईने में खुद को देखा, आंखों में बदले और गुस्से की मिली-जुली चमक। अर्नव, क्या समझ लिया था? इतनी जल्दी मुझे हरा दोगे? हरगिज नहीं। मैं यहाँ सिर्फ पापा की वजह से आई हूं। अब तुम्हें बताऊंगी मुझसे उलझना कितना महंगा पड़ता है। ये सोचकर वह फ्रेश होकर बाहर आई। अर्नव जॉब इंटरव्यू के लिए सुबह सुबह निकल चुका था। अब वह शादीशुदा था। जिम्मेदारियां और खर्च बढ़ गए थे, इसीलिए अच्छी नौकरी की तलाश में था। सरला जी ने उसके सामने परांठा और आमलेट रख दिया। सान्या गुस्से से प्लेट झटक गई। मैं यह सब नहीं खाती। इतना उनैली परांठा मुझसे नहीं खाया जाता। अगर अमीर घर की बहू घर लानी थी तो उसके नखरे उठाने भी आते ना आपको। तिरस्कार से भरा लहजा। मगर सरला जी ने बुरा नहीं माना। वह जानती थी वह अमीर बाप की नाजों से पली बेटी है। ऊपर से अर्नव ने पहले ही बता दिया था कि वह कितनी जिद्दी है। बताओ बेटा, फिर क्या खाओगी? उन्होंने धीरे से पूछा। वह मुंह बिचकाकर बोली, मुझे ताजा फलों का जूस चाहिए। उसके बाद सोचूंगी नाश्ते में क्या लेना है। घर में फल थे ही नहीं। सरला जी कुछ शर्मिंदा हुई। सान्या ने उन्हें खूब बातें सुनाई, मगर वह चुपचाप सुनती रही ताकि बेटे का घर खराब ना हो। शाम को अर्नव लौटा। उसने माँ को किचन में व्यस्त देखा तो सान्या को आवाज दी, बस हो गई ना शादी? अब यह घर और किचन तुम्हारी जिम्मेदारी है। आगे से मुझे मेरी माँ किचन में नजर नहीं आएंगी। सबके लिए खाना बनाओ और लेकर आओ। यह तुम्हारे बाप का घर नहीं जहां तुम दिन भर बिस्तर तोड़ो। सान्या ने खूंखार नजर से देखा। मुझसे नहीं बनती रोटी और मुझे बनानी भी नहीं आती। अर्नव ने तीखे स्वर में कहा, क्यों? तुम्हारी माँ ने सिखाया नहीं? सिर्फ इतना सिखाया कि शरीफ लोगों पर इल्जाम लगाकर उनकी इज्जत कैसे खराब की जाती है। वह चीखी, खबरदार, मेरी माँ के खिलाफ कुछ कहा तो। सरला जी बीच में आकर शांत कराने लगी, मगर अर्नव ने सान्या को पकड़कर किचन में ले जाकर स्लैब के पास खड़ा किया। सब्जी बनाकर लेकर आओ। अर्नव के तेवर देख जैसे तैसे जो सब्जी बनी वह लेकर बाहर आई, पर उसमें नमक मिर्च इतनी ज्यादा थी कि खाने लायक ही नहीं। अर्नव ने अपनी और माँ के लिए बाहर से खाना मंगवा लिया। सान्या के सामने वही सब्जी रखी। तुम यही खाओगी, यही तुम्हारी सजा है। पहले तो वह गुस्से में इनकार करती रही, मगर जब भूख ने पेट में तूफान मचाया तो वही खाना उसे खाना पड़ा। कुछ ही दिनों में वह सीधी पड़ गई। सरला जी ने धीरे धीरे उसे गृहस्थी सिखाई, बर्तन, झाड़ू पोंछा, रोटी सब्जी, सब, जिसे सीखते सीखते वह कई बार रो पड़ी। अर्नव हर रात उसे उसकी गलती की याद दिलाता। वह वक्त जब उसने उस पर गंदा इल्जाम लगाया था और सान्या को अंदर तक चुभता। 2 महीने यूं ही बीत गए, मगर दोनों के बीच समझदारी नहीं बन पाई। जिद और जुनून ने दोनों को जैसे आमने सामने खड़ा कर दिया था। यह सब देखकर सरला जी परेशान रहती। वह तो बेटे की खुशियां देखना चाहती थी। एक दिन जब अर्नव ऑफिस से लौटा, सरला जी ने प्यार से समझाया, बेटा, अब बस कर दो इस जिद को। जितनी सजा देनी थी दे दी। देखो, अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी अब कैसे पूरे घर को संभाल रही है। पहले एसी का रोना रोती थी, अब बिना पंखे के भी सो जाती है। जो दाल सब्जी बने चुपचाप खा लेती है। तुम्हें नहीं लगता अब तुम्हें सख्ती कम करनी चाहिए? वह नादान है, बच्ची है, गलती हो गई। जिस माहौल में पली बढ़ी वहीं से उसने यह सब सीखा। तुम बड़े हो, समझदार हो, और मेरे बेटे हो। अर्नव ने माँ की बात पर सिर हिलाया, मानो मन ही मन कुछ तय कर लिया हो। सास के लिए परहेजी खाना बनाने के बाद सान्या बाहर निकली और अर्नव से बोली, बताइए, अब आपके लिए क्या बनाऊं? कमर पर हाथ टिकाकर थोड़े नखरे के साथ बोली थी। अर्नव मुस्कुराया, आज मेरा मूड बाहर खाना खाने का है। तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें भी बाहर लेकर चलता हूँ। काफी समय से वह बाहर नहीं गई थी। जहां वह रोज चहलकदमी की आदी थी, अब कई हफ्ते गुजर गए थे। ऑफर सुनते ही वह एकदम खिल उठी। चेहरे पर मुस्कान आई। उसे मुस्कुराते देख अर्नव भी मुस्कुरा दिया। कुछ देर में वह तैयार होकर आई। अर्नव ने देखा तो बरबस कह पड़ा, बहुत खूबसूरत लग रही हो। वह उसे लेकर बाहर घूमने गया। एक अच्छे से होटल में खाना खाया। थोड़े बहुत गिले शिकवे भी हुए, मगर शायद अब सान्या को समझ आने लगा था कि उसके लिए सबसे बड़ी सजा यही है
कि वह अपने आलीशान घर को छोड़कर अर्णव के छोटे से घर में रह रही है और उसी पर अब राज्य भी हो चुकी है। पढ़ाई का उसे कोई खास शौक नहीं था, लेकिन अर्णव ने जबरन उसका एडमिशन करवा दिया। पढ़ाई के मामले में सख्ती बरतते हुए बोला, मैं कोई गंवार अनपढ़ बीवी अपने साथ नहीं रखूंगा। मेरी बीवी पढ़ी लिखी होगी, तभी इस घर में रहेगी, वरना समझ लो तुम्हारा खाना पीना यहां बंद। उसकी यह टेढ़ी सी धमकी उसे डराती और वह उसकी हर शर्त मानती चली गई, जो बाद में उसी के लिए अच्छा साबित हुआ। धीरे धीरे सान्या के दिल में भी अर्णव के लिए प्यार के अंकुर फूटने लगे। उसे एहसास होने लगा कि उसे अर्णव की आदत हो गई है, उसके बिना चैन नहीं पड़ता। अर्णव देर रात तक स्कूल का काम करता। एक रात जब घड़ी ने 1 बजा दिए और वह सोने को तैयार ही नहीं था, तो सान्या का सब्र टूट गया। उसने सारे पेपर समेटकर साइड में रखे और एकदम उसके गले लग गई। उन पलों में उसे ऐसा सुकून मिला जो उसे अपने महल नुमा घर में मुलायम गुदगुदे बिस्तरों पर भी कभी न मिला था। जो सुकून उसे सिर्फ अर्णव के पास मिलता था। अर्णव ने भी उस जिद्दी और थोड़ी सी नासमझ लड़की को अपने रंग में यूं रंग लिया कि अब इसमें कोई शक नहीं रहा कि वह उससे प्यार करने लगी है। अब जब भी वह उसे डांटता, सख्ती दिखाता, वह उसके पीछे छिपे प्यार को सोचकर मुस्कुरा देती। अर्णव हंस पड़ता, मैं तुम्हें डांट रहा हूं और तुम मुस्कुरा रही हो। कुछ हफ्ते बीतते ही खबर मिली, सान्या मां बनने वाली है। सान्या बहुत खुश थी, उसे बच्चों से खास लगाव था, मगर अर्णव चिंतित हो गया। सान्या ने हैरानी से पूछा, आपकी मां भी तो यही चाहती हैं कि मैं मां बनूं, फिर आपके चेहरे पर इतनी चिंता क्यों? वह बोला, वो सब ठीक है, पर तुम पढ़ाई भी कर रही हो। ऐसे में प्रेग्नेंट होना, तुम बच्चे को और पढ़ाई, दोनों को कैसे मैनेज कर पाओगी? सच कहूं, मुझे इतनी जल्दी तुम्हें मां बनते देखना मुश्किल लग रहा है। वह मुस्कुराकर बोली, फिक्र मत कीजिए, अब मैं इतनी भी बच्ची नहीं हूं, सब मैनेज कर लूंगी। और फिर आप मेरे साथ हैं, मांझी भी तो मेरे साथ हैं। यह कहकर उसने उसे कसकर गले लगा लिया। दोनों अपनी आने वाली जिंदगी और खुशियों की कल्पना कर मुस्कुराने लगे। अब अर्णव घर के कामों में भी हाथ बटाने लगा ताकि सान्या को पढ़ने का समय मिल सके। वह उसकी सेहत का भी खूब ध्यान रखता, खाना, दवा, आराम, सब पर नजर। इस तरह एक रिश्ता जो नफरत और टकराव से शुरू हुआ था, धीरे धीरे प्रेम और अपनापन में बदलने लगा। दिन बीतते गए और जिस रिश्ते की शुरुआत टकराव और नफरत से हुई थी, वही अब अपनापन और मोहब्बत में ढल चुका था। अर्णव पहले से कहीं अधिक जिम्मेदार हो गया। सान्या की पढ़ाई, सेहत और आराम, सब पर बराबर नजर रखता। सान्या भी अब घर गृहस्थी संभालते हुए अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। कभी कभी वही चंचल सान्या पुराने अंदाज में शरारत कर बैठती, तो अर्णव सख्त स्वर में टोक देता और वह मुस्कुराकर उसके पीछे छिपे प्यार को पढ़ लेती। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अर्णव ने सान्या को सुधारने के लिए जो तरीका अपनाया, क्या वह बिल्कुल सही था? क्या सख्ती और अनुशासन के साथ इंसाफ का संतुलन जरूरी नहीं? और सान्या जिस तरह से बिगड़ी हुई थी, क्या उसके पीछे घर का बेइंतहा लाड प्यार, ढीलापन और पैसे का गुरूर सबसे बड़ी वजह थी? आपकी राय क्या कहती है, बताइए जरूर। ये पूरी कहानी काल्पनिक है, किसी भी व्यक्ति, स्थान या वास्तविक घटना से इसका कोई संबंध नहीं। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन, सीख और सस्पेंस आधारित कथा प्रस्तुत करना है। कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाइप भी दीजिए। ऐसी और भी रोमांचक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।